हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने ईवीएस के कंटेंट जो होता है 15 नंबर का आता है, वो कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे पैडागोजी के। तो आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखना। ये क्लास डेली 3 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज भी क्लासेस चलती हैं, उसकी मैंने जो है पैडागोजी की एक क्लास बनाई हुई है, वो आपको मिल गई होगी, वो आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिलती है एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है, पर्यावरण अध्ययन ज़्यादातर प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक क्या करे। यानी जो ईवीएस की क्लासरूम होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगी अगर टीचर इसमें से कौन सा रूल फॉलो करेगा। तो पहला है, विषय में परंपरागत होगा तब जाके प्रभावशाली बनेगी, या फिर शिक्षक ने उद्देश्य से पाठ के प्रारंभ में ही बता दिया है। यानी शिक्षक ने क्या किया कि जो पाठ के उद्देश्य है उन्होंने प्रारंभ में ही बता दिया, तब वो इफ़ेक्टिव बनेगी। या फिर विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है, तब महत्वपूर्ण यानी प्रभावशाली बनेगी। या फिर देता है देती है विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन सही होगा कि विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, क्योंकि अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का जब प्रयोग होगा तो लर्निंग बेहतर होगी, क्योंकि एटलीस्ट बच्चा बच्चा क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए, वो अर्थ समझ पाए कि हाँ क्लासरूम में चल क्या रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो प्रयोग कर पाए, चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। अगर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो लर्निंग बेहतर नहीं होगी। अगर बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है, चीज़ों को अपने रियल लाइफ से प्रयोग कर पा रहा है ला करके, तो क्या है, लर्निंग बेहतर हो रही होगी। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। विषय में परंपरागत होनी चाहिए, ये आपका नहीं होगा। पहले ही आप लर्निंग के पहले ही आप पाठ के उद्देश्य के बारे में बच्चे को बता दे रहे हो, तो ये भी इफेक्टिव नहीं होगा। दत्त कार्य यानी कि आप उनको गृह कार्य दे रहे हो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा अर्थपूर्ण यानी बच्चा अपने रियल लाइफ से मीनिंगफुल लर्निंग कर पा रहा है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें बात कही जा रही है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। यानी जो ईवीएस होती है उसको ये एकीकृत होती है, क्योंकि ईवीएस में क्या आपको सब कुछ पढ़ने को मिलता है। ईवीएस में इन्वायरमेंट के बारे में सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये एकीकृत क्यों होती है, ये आपको बताना है। तो पहला है, क्योंकि बच्चा जो है खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ जाता है। क्योंकि क्या है, बच्चा छोटा होता है तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें देखता है वो सब कुछ एक ही इंक्लूड कर लेता है कि हाँ सब कुछ है मेरे इन्वायरमेंट में ही है। वो ये नहीं कि जो मतलब अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें देख रहा है तो ये अलग पार्ट है, ये अच्छा इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, वो बच्चा डिवाइड नहीं कर रहा होता है। वो संपूर्ण जो भी चीज़ें देखता है वो सब कुछ एक ही में इंक्लूड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ईवीएस में ईवीएस को जो है, ईवीएस के अंतर्गत हमको सब कुछ इंक्लूड करना पड़ता है। और ईवीएस की जो मतलब पाठ्य पुस्तक होती हैं वो एकीकृत होती हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। अगला ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है इसलिए है। या फिर क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक जो है समझ विकसित कर पाता है, तो खंडित बातों को नहीं कर पाएगा समझकर, क्योंकि क्या है, बच्चा छोटा है, वो चीज़ों को एक साथ इंक्लूड कर रहा होता है, तो ये नहीं होगा। अमूर्त बातें भी नहीं बच्चा अनुभव कर पाएगा, क्योंकि बच्चे क्या है, छोटे हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। यानी वो सब कुछ जो है एक साथ इंक्लूड करके चीज़ों को समझ पा रहा होता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा। अगर आप उसको खंडों में डिवाइड करके दोगे तो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो एक साथ नहीं जोड़ पाएगा कि हाँ ये चीज़ें एक ये इससे कनेक्ट हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है
जो ईवीएस की पाठ्यचर्या होती है, यानी ईवीएस का जो अध्ययन करवाया जाता है या फिर ईवीएस की जो बुकें प्लान होती हैं, वो एकीकृत होती हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो हैं खंडों में डिवाइड नहीं कर पा रहे होते, बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को एक साथ देख रहे होते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें देखते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है निम्नलिखित जो है तकनीकों में से जो है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सी तकनीकी का उपयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दत्त कार्य यानी ग्रह कार्य दिया जा रहा है, या फिर जांच सूची है, या फिर अवलोकन है, या फिर लिखित प्रश्न है। तो किसकी यहाँ पे बात कही जा रही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि अवलोकन, क्योंकि जो है बात कही जा रही है रेटिंग स्केल की कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, तो अवलोकन का प्रयोग किया जा रहा है। दत्त कार्य यानी आप ग्रह कार्य दे रहे हो, तो यहाँ पर ग्रह कार्य की कोई बात नहीं हो रही है। जांच सूची भी आपका नहीं होगा, लिखित प्रश्न भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि अवलोकन से रेटिंग स्केल जो है में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, तो अवलोकन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, यानी कि जो रचनात्मक आकलन हो रहे होते हैं, रचनात्मक असेसमेंट हो रहे होते हैं, तो उसमें कौन सा एक ऑप्शन में नहीं होगा। तो पहला है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, या फिर व्याख्यानात्मक अभिलेख, या फिर पोर्टफोलियो, या फिर क्रम निर्धारण यानी कि मापनी। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप रेटिंग नहीं करोगे बच्चों को। अगर क्योंकि क्या है बच्चे छोटे होते हैं, अगर आप बच्चों को रेटिंग कर रहे हो, बच्चे को ग्रेड में डिवाइड कर रहे हो, तो बच्चों में जो बच्चे अच्छे होंगे उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जो बच्चे अच्छे नहीं होंगे उनमें क्या हीनता की भावना आएगी। तो आप बच्चों को डिवाइड नहीं कर सकते कि आप बेस्ट हो तो इस ग्रुप में बच्चों को रैंकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों की क्षमता के अनुसार आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही निगेटिव है, और निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सही था, व्याख्यानात्मक भी है, जो पोर्टफोलियो है ये भी सही है, क्योंकि इसमें सारी बच्चे की एक्टिविटी जो है नोट डाउन की जाती हैं। लेकिन जो 4 ऑप्शन है ये आपका निगेटिव है, और निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल है, यानी जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें मानचित्र पढ़ाना जो आवश्यक कौशल है, तो कौन सा कौशल विकसित हो रहा है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, या फिर उत्कृष्ट डिजाइन मतलब ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, या फिर अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, या फिर स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो कौन सा जो है ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बात कही जा रही है मानचित्र पढ़ाना एक आवश्यक कौशल को कैसे आप विकसित करेंगे। तो अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जब मानचित्र बना पाएगा तभी जाके वो चीज़ों को समझ पाएगा। अर्थपूर्ण यानी वो मीनिंगफुल समझे, अच्छे से समझ पाए कि हाँ कौन सा राज्य कहाँ पर है, कैसी क्या कहाँ की कैसी भौगोलिक स्थिति है, क्या कंडीशन है, कहाँ पे निकटवर्ती राज्य हैं, कैसे क्या माहौल है, तो बच्चा हर चीज़ को समझ पाएगा थर्ड ऑप्शन के माध्यम से। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। दूरी यानी स्थान दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल ये आपका नहीं होगा। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में, यानी कि एक शिक्षक कह रही है क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करना चाहती है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा, क्योंकि टीचर पूछेगी कि क्या डूबा और क्या तैरा, तो जब ये प्रयोग करेगी तो बच्चे क्या है, बच्चों में दिमाग लगाना पड़ेगा,
उनमें प्रैक्टिकल थिंकिंग आएगी, वो सोचेंगे, समझेंगे, तर्क वितर्क करेंगे कि अच्छा क्या पानी में डूब सकता है और क्या पानी में नहीं डूब सकता। तो क्या है, उनको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें बच्चे का कौन-सा कौशल जो है वो विकसित हो रहा है। तो पहला है अवलोकन करेंगे, पहचानना होगा, या फिर पानी के प्रति संवेदना बढ़ेगी बच्चों में, या फिर समझ बेहतर होगी। तो बात कही जा रही है पानी में क्या डूबा और क्या तैरा। तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, पहचान करेगा, अवलोकन भी करेगा, लेकिन क्या है, पहचान करेगा तभी जाके वो बता पाएगा कि पानी के अंदर क्या डूब रहा है, कौन सी वस्तुएं डूब सकती हैं पानी के अंदर और कौन सी वस्तुएं पानी में नहीं डूब सकती। तो क्या है, वो अवलोकन करके पहचान करेगा। तो आंसर जो आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया है वो सेकंड ऑप्शन दिया गया है। पानी के प्रति संवेदना ये कोई पॉइंट नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर पानी की बचाव की बात नहीं की जा रही है। समझ भी यहाँ पे नहीं होगी। आंसर होगा जो है सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो सेकंड ऑप्शन ही होगा, क्योंकि बच्चा पहचान करके ही बता पाएगा कि कौन सी वस्तु डूबेगी, कौन सी वस्तु नहीं डूबेगी, क्यों नहीं डूबेगी, क्या रीजन है, वो सारा डिटेल में बच्चा जो है बता पाएगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। ऑप्शन को सही, क्वेश्चन को सही से ध्यान से पढ़िएगा, निगेटिव क्वेश्चन दिया गया है। तो बात कही जा रही है प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना है आपको, जो कि पूछताछ पूछताछ जो है आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। पहला है अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, या फिर निर्धारित करना, या फिर पूर्वानुमान करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन की निष्कर्ष निकालना, क्योंकि निष्कर्ष निकालना ही इसमें आपका नहीं होगा। अवलोकन करना तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है चीज़ों को कि हाँ हमारे पास आसपास कैसी एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें बच्चा सीखेगा, पूछताछ भी आपस में करेगा। निर्धारित करना तो बच्चा इससे भी सीख रहा होगा। पूर्वानुमान लगाना तो ये भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा पूछताछ करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, सामने वाले की बात समझेगा, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। लेकिन निष्कर्ष निकालना ये एक फाइनल हो जाता है। तो इसमें क्या है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पूछा है निगेटिव, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष निकालना बच्चे ने निष्कर्ष निकाल दिया। इसमें भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन जो है एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो बेस्ट क्या है आपका होगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, निर्धारित करना, जब आप सारे पक्ष को समझोगे तभी आप फाइनल कर पाओगे कि क्या सही और क्या गलत है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बात कही गई है कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें स्कोर कैसे बढ़ाएंगे। लास्ट में वो काफ़ी आपको मदद करेगी कि लास्ट में आप कैसे प्रैक्टिस करें कि जिससे आपके एरर कम हो, आपका स्कोर भी बढ़े। तो वो वीडियो जाकर के ज्वाइन करिएगा, आपको यही मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसमें बात कही जा रही है ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, यानी ईवीएस की जो क्लासरूम है उसमें एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप कौन सा होना चाहिए। तो पहला है वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक हो, या फिर किसी भी समयावधि का हो, या फिर प्राकृत से केवल शिक्षक अभिमुख हो, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित हो। तो बात कही जा रही है ईवीएस का शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बेस्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ही है, क्योंकि वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक भी हो, यानी कि बच्चा इंटरेस्ट लेकर के जो है पढ़ पाए और बच्चे के रियल लाइफ से भी ईवीएस कनेक्ट हो, तभी जाके बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। क्योंकि जो चीज़ें वो अपने इन्वायरमेंट में देख रहा है, अपने घर के आसपास देख रहा है, वही चीज़ें वो विद्यालय में बुकों में देख रहा है। आप वहाँ से कनेक्ट करके ऐसे एग्जाम्पल दीजिए कि जो बच्चा अपने घर में अपने मतलब अपने आसपास देख रहा है एग्जाम्पल, तो वो जब आप एग्जाम्पल देंगे क्लासरूम में तो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा, वो आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा, समझ लेगा और बच्चा इंटरेस्ट भी ले रहा होगा। तो आंसर जो बेस्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समय अवधि में ये आपका नहीं होगा। प्राकृतिक से केवल शिक्षक अभिमुखी हों, ये भी नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक अभिमुखी होंगे, क्योंकि बच्चों को भी सीखना है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। केवल पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं, क्योंकि केवल पाठ्य पुस्तक से आप सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, आप एक्टिविटी भी प्लान करेंगे, आप ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करेंगे, आप श्यामपट्ट का भी यानी ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करेंगे, आप कोई एक्टिविटी भी प्लान करेंगे, आप प्ले ग्रुप भी करवा देंगे। तो बहुत सारी जो है मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं।
आंसर क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ईवीएस जो है वो वास्तविक जीवन से कनेक्ट होगी और बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा तो बच्चा बेहतर सीखेगा, क्योंकि ईवीएस के अंतर्गत सब कुछ बच्चे का इन्वायरमेंट ही दिया होता है, क्योंकि जो चीज़ें वो आसपास देख रहा है वही चीज़ें वो वहाँ पर विद्यालय में बुकों में देख रहा होता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी क्रियाकलाप आधारित अधिगम जो है उसके बारे में बात कही जा रही कि सही क्रम में, यानी जो चरण दिए गए हैं वो आपको सही क्रम में लगाने हैं, व्यवस्थित करना है। तो पहला है क्रियाकलाप का संचालन, या फिर दोहराना, या फिर योजना बनाना पहले होगा, या फिर क्रम पर विचार यानी प्रक्रम पर विचार करना। तो सही क्रम का क्या है? चयन करना है। तो सबसे पहले आपका होगा योजना बनाना, फिर क्या होगा? क्रियाकलाप का संचालन करोगे, पहले आप प्लान करोगे कि हाँ हमको क्या क्या कैसे प्रोसेस करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कैसे हमको उसको क्या इंटरेस्टिंग बनाना है। फिर आप क्रियाकलाप जो आपने अपने दिमाग में थॉट लाए हो उसका संचालन करोगे, यानी उसको जो है उस पर फॉलो करोगे। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? यानी कि दोहराना। आप फिर से उसको देखोगे कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, या फिर कहीं पे कुछ गलत हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आप उसको सही करोगे। फिर प्रक्रम पर विचार करना, यानी जो आपने लिखा है, जो आपने प्रोसेस फॉलो किया है, आप उस पर विचार करोगे कि हाँ ये सही है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट यानी सी होगा फर्स्ट, तो सी तो दिया है 3 में, तो ये गलत हो जाएगा। अब ए होगा, तो ए दिया है 2 में, ये भी गलत हो जाएगा। अब बी जो आएगा सेक थर्ड पर, तो बी है थर्ड ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहले आप योजना बनाओगे, क्रियाकलाप का संचालन करोगे, फिर दोहराना होगा, फिर जो होगा प्रक्रम पर विचार करना, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चरणों की बात कही गई थी, क्रम में डिवाइड करना, तो स्टेप वाइज आपको फॉलो करना था। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है, यानी ईवीएस की पाठ्यचर्या जो है उसका आधार वाक्य क्या है? तो रचनावाद सिद्धांत है, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत है, या फिर सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है, या फिर व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन की रचनावाद सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस जो आधारित होती है वो रचनावाद पर होती है। ईवीएस में कुछ नया क्रिएट किया जा रहा होगा, एक्टिविटी की जा रही होती, प्ले ग्रुप पे ले जाया जा रहा होता बच्चे को, ठीक है, तो बहुत सारी इसमें एक्टिविटियां प्लान हो रही होती हैं। तो आंसर क्या होगा? रचनावाद सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस के अंतर्गत बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा होता है, बच्चा इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ होता है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से ही। संज्ञानात्मक सिद्धांत आपका नहीं होगा, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत भी नहीं होगा, व्यवहारवादी भी अधिगम नहीं होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बात कही जा रही है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम जो है लाभकारी है, क्योंकि यानी ईवीएस की जो क्लासरूम होती है उसमें प्रयोजना यानी जो योजनाएं बनाई जाती हैं स्टेप वाइज, उनका लाभ क्या है? तो पहला ऑप्शन है यह शिक्षक को एक मार्गदर्शन और सुगमकर्ता बनाता है, यानी टीचर को मार्गदर्शित कर रहा होता है और एक उनकी हेल्प करता है लर्निंग को बेहतर बनाने में। या फिर इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, या फिर बच्चे परियोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं, या फिर यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान कर रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है 11 है इसका आंसर होगा 2 ऑप्शन, क्योंकि इसे विविध संसाधनों की आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि इसमें एक एक्टिविटी आप प्लान नहीं कर सकते, एक मेथड से आप जो है लर्निंग नहीं करवा सकते, बहुत सारे मेथड आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी जाके जो है ये इंटरेस्टिंग बनेगी, यानी तभी जाके आप जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें एक्टिविटी भी प्लान करनी होती है, ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करना पड़ता है, टेलम का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। कोई एक्टिविटी प्लान कर दोगे, प्ले ग्रुप पे बच्चों को ले जाओगे, प्ले ग्रुप कराओगे, या फिर फील्ड ट्रिप पे भी ले जा सकते हो। तो आंसर जो सबसे बेस्ट है वो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि इसका प्रयोग करके आप लर्निंग को जो है लाभकारी बना पाएंगे। मार्गदर्शन शिक्षक को देगा, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये आपका नहीं होगा। प्रयोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग में अभिभूत होता है, ये भी नहीं होगा।
अभिसारी, तो ये आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चे के कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होती है, वो क्या संकुचित, यानी उस इसका जो आंसर होता है एक फिक्स होता है। तो इस वजह से क्या है, ये आपका जो डाइवर्जन थिंकिंग होता है, इसमें बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर कन्वर्जन थिंकिंग दिया गया है तो क्या है, वो आपका बेस्ट होता है। आंसर हो जाएगा क्या है, सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, समस्या समाधान में सम्मिलित यानी कि निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसको आपको स्टेप वाइज करना है कि कौन सा स्टेप कैसे आएगा। तो पहला है, समस्या को परिभाषित करोगे आप, या फिर क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा की जाएगी, या फिर परिणाम का मूल्यांकन किया जाएगा, या फिर समस्या का विश्लेषण किया जाएगा। तो सही क्रम का चयन आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहले देखिए, सबसे पहले आप समस्या को परिभाषित करेंगे, यानी पहले आप समझेंगे कि एटलीस्ट प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर क्या होगा, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा करेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम इससे जो है छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इसको हम जो है हल कर सकते हैं। तो आप उस पर चर्चा करोगे, आप उस पर योजना बनाओगे, प्लान करोगे, कुछ पुराना अनुभव जोड़ोगे, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बेटर करोगे, कुछ लोगों से अनुभव लोगे। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन पे जाएगा। परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि जो परिणाम निकलेगा, फिर आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसका जो रिजल्ट निकल रहा है उसका आप मूल्यांकन करोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व ऐसे करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा, उसका भी आप एनालिसिस करेंगे। समस्या का फिर विश्लेषण करेंगे कि प्रॉब्लम एटलीस्ट थी क्या, क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ पे कैसे दिक्कत आई है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 का आंसर हो जाएगा यानी कि जो है 2 ऑप्शन, क्योंकि आंसर जो है आपका 2 ऑप्शन होगा। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझ रहे हो, फिर क्या है, समस्या का जो है आंसर इसमें आपका जो होने वाला है, यानी कि आंसर आपका इसमें फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा, उसके लिए माफ़ करिएगा। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप समस्या को पहले समझोगे, फिर क्या है, आप समस्या का विश्लेषण करोगे कि एटलीस्ट प्रॉब्लम ये थी क्या, कहाँ से क्रिएट हुई, कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। फिर आप बी करोगे, यानी कि क्रिया के लिए संभावित योजना प्लान करोगे कि इसको हमको कैसे हल कर सकते हैं, इसको हम कैसे जो है सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्या है, आप इसका मूल्यांकन करोगे कि जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की वो कितनी इफेक्टिव थी, इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, क्या इसका नुकसान होगा। तो आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड नहीं होगा, सेकंड के लिए माफ़ करिएगा। आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बात कही गई है कि ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों का उदाहरण कौन से हैं। संसाधनों के सही समूह का चयन कीजिए। तो सही समूह का जो है वो चयन करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहला है विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित्र, या फिर बढ़ाई, दुकानदार, शिक्षक, या फिर माता पिता, या फिर विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, या फिर मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत और रेडियो। तो बात कही जा रही ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधन, यानी जो ग्रुप में जो समुदाय बने हुए होते हैं उनमें से कौन से उदाहरण हैं जो संसाधनों के सही समूह का चयन करते हैं, चयन कीजिए। तो आंसर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, यानी विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो और अभिलिखित चित्र होगा, या फिर आपका होगा बढ़ाई, दुकानदार, या फिर शिक्षक, या फिर माता पिता। तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो और अभिकलित चित्र। आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑफिशियल आंसर की में फर्स्ट ही ऑप्शन गिवन है, तो हमको फर्स्ट के ही साथ जाना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आंसर क्या है इसका फाइनल फर्स्ट ही माना गया है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में जो भी आंसर दिए हैं वो फाइनल होते हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है, आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाउट मत रखना, इसका ये ऑप्शन ना होकर दूसरा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं, या फिर अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है, या फिर अधिविन्यास और प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए, या फिर अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं।
तो बात कही जा रही अधिविन्यास अथवा शास्त्रीय मतलब सत्रीय कार्य, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट, यानी कि अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवारजन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। एकमात्र तरीका नहीं होगा। गृह कार्य भी आपको नहीं देना कि बच्चे को आप गृह कार्य देते जा रहे हो डेली डेली, ये भी नहीं होगा। स्वयं मतलब स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि स्वयं के विचार की बात नहीं यहाँ पर हो रही है बात कि अधिविन्यास अथवा सत्रीकार के लिए। तो आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? यानी अगर आपको ये पता चले कि आपके क्लासरूम में जो बच्चे हैं काफ़ी बुद्धिमान हैं, काफ़ी गिफ्टेड बच्चे हैं, तो आप कौन सी एक्टिविटी का प्लान करेंगे जिससे वो बेहतर सीखें? तो पहला है, कोई विशिष्ट परियोजना या फिर युक्ति मतलब प्रत्युक्ति नहीं की जाएगी, उसमें कोई आप बदलाव नहीं करेंगे। या फिर उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, क्योंकि वो अच्छे बुद्धिमान बच्चे, तो आप उनको उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठा लोगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। या फिर उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, उनके लिए आप अलग जो है ग्रुप बना दोगे। या फिर उन्हें समृद्ध पठ जो है पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या है? फोर ऑप्शन होगा, क्योंकि समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करके आप लर्निंग कराओगे तो क्या बच्चे जो हैं बुद्धिमान जो हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, वो कनेक्ट कर लेंगे हर चीज़ों को बहुत अच्छे से। कुछ नया प्रेजेंट करने की भी कोशिश किया करते हैं, उनके दिमाग में चलता है कि हमको कुछ नया करना है। तो आंसर क्या है? फोर ऑप्शन होगा। आप कोई विशिष्ट परियोजना जो है प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो इसमें जो है बुद्धिमान बच्चे हैं, तो आप ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। उनके लिए आप अलग बैठाने की व्यवस्थाएं कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। यानी उच्च क्लास में आप बैठा रहे हो अलग बच्चों के साथ, ये भी नहीं होगा। अलग से उनके लिए आप क्लासरूम प्लान कर रहे हो, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जो बुद्धिमान बच्चे हैं, आप उनके लिए अलग से एक्टिविटी प्लान कर रहे हो। जो सामान्य बच्चे हैं, जो मतलब कम समझ पा रहे हैं, आप उनके लिए अलग ग्रुप बना रहे हो। तो बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? हमको सभी बच्चों को इंक्लूड करना है। आंसर होगा यानी फोर ऑप्शन, क्योंकि उनके लिए क्या है, आप समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग करेंगे जिससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और बेटर हो, वो और अच्छा और बेहतर सीख पाएँ। आंसर क्या है? फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 15 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंटेंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने पैडागोजी डिस्कस की है। आई होप आपको मदद मिली होगी। तो कमेंट में अपना स्कोर, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, और दूसरी जो क्लास होती है सोशल साइंस की, वो 5 बजे मिलती है। तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक वीडियो बनाई है कि स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, 15 दिन में भी आप सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया है। तो जा करके उसको ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा कि लास्ट टाइम आप कैसे एक्टिविटी प्लान करें जिससे कि आपका सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती है। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।